अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मीज़ल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि मीज़ल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट क्या था और उसका पर्पस क्या था। मीज़ल्सन एंड स्टाल जो थे वो दो साइंटिस्ट थे, मैथ्यू मीज़ल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल। ठीक है, ये दोनों एक साइंटिस्ट थे जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रहे थे। इन दोनों ने क्या किया, 1958 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसका नाम मीज़ल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट रख दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट का बेसिकली मकसद क्या था, ये एक्सपेरिमेंट किया गया ये फाइंड करने के लिए कि हमें जो डीएनए रेप्लिकेशन के 3 मॉडल दिए गए जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े, जिनका नाम था कंजर्वेटिव मेथड, नॉन सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन एंड डिस्पर्सिव मेथड। तो मीज़ल्सन एंड स्टाल ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो बेसिकली ये फाइंड करने के लिए था कि इन तीनों मॉडल्स में से कौन सा मॉडल करेक्ट है और डीएनए एक्चुअल में किस मेथड के थ्रू रेप्लिकेट करता है। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए कि क्या कंजर्वेटिव मेथड करेक्ट है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड करेक्ट है या डिस्पर्सिव मॉडल करेक्ट है। ठीक है, ये फाइंड करने के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या, किस तरह से फाइंड आउट किया कि कौन सा रेप्लिकेशन का मॉडल जो है वो करेक्ट है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक पेट्री डिश ली। ठीक है, उसमें उन्होंने ग्रो कराया कुछ बैक्टीरियाज को। ठीक है, इसेर्चिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, उसको उन्होंने क्या किया, ग्रो कराया, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से हम टिश्यू कल्चरिंग में पढ़ते हैं कि हम बैक्टीरियाज को ग्रो करा सकते हैं, उनको सारी हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दें जो उनकी रिप्रोडक्शन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस तरह से वो एक मीडियम में ग्रो कर जाएंगे और हम उनको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया, एक पेट्री डिश ली, ये एक पेट्री डिश है, उसमें उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो कराया। ठीक है, अब जो मीडियम उन्होंने प्रोवाइड किया, जो न्यूट्रिएंट्स उनको प्रोवाइड किए, उसमें जो उन्होंने नाइट्रोजन प्रोवाइड की, वो नाइट्रोजन उन्होंने नाइट्रोजन के 3 आइसोटोप्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो नाइट्रोजन हमारी सराउंडिंग में और हमारी बॉडीज़ में पाई जाती है वो आइसोटोप होता है N14। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए जो नाइट्रोजन प्रोवाइड की वो कौन सा आइसोटोप लिया, N15। ठीक है, यानी कि हैवी आइसोटोप लिया। N14 जो है वो कंपैरेटिवली लाइटर नाइट्रोजन है, लेकिन N15 जो है वो थोड़ी सी हैवियर नाइट्रोजन है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो आइसोटोप्स होते हैं एक किसी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का हमने N14 की बजाय कौन सा आइसोटोप ले लिया, N15, यानी कि हैवी आइसोटोप जिसका मास ज़्यादा है। अब क्या किया, अब इसमें बैक्टीरिया को ग्रो कराया। अब बैक्टीरिया के पास जो डीएनए है, उस डीएनए, हमें पता है कि डीएनए जो है वो किससे मिलके बना है, न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, राइबोस शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये नाइट्रोजन जो है वो कहाँ जाके डीएनए में इनकॉर्पोरेट होगी, कहाँ जाके ऐड होगी डीएनए में, डीएनए की नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर। यानी कि जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, तो डेफिनेटली उसने अपने जो डीएनए है उसको रेप्लिकेट करना है, उसकी कॉपी प्रिपेयर करनी है। तो वो क्या करेगा कि जब अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा तो न्यू उसकी कॉपी बनाने के लिए वो क्या करेगा, जो नाइट्रोजनस बेसिस यूज़ करेगा उनमें कौन सी नाइट्रोजन होगी, N15। ठीक है, जो नाइट्रोजन हमने प्रोवाइड की है। ठीक है, तो अब जो बैक्टीरियाज इस पेट्री डिश में, इस कल्चर मीडियम में ग्रो करेंगे, उनके डीएनए में कौन सी नाइट्रोजन आ जाएगी, N15। ठीक है, तो फिर जब हमने बैक्टीरियाज को ग्रो कराया ऐसे कल्चर में, ऐसे मीडियम में जहाँ पे हमने नाइट्रोजन 15 वाला आइसोटोप प्रोवाइड किया था, तो ऐसे बैक्टीरियाज का जब हमने डीएनए स्टडी किया, ठीक है, तो हमें पता चला कि उनके डीएनए में सारी की सारी जो नाइट्रोजन है वो कौन सी है, N15।
ठीक है। यानी कि जिस जोन से बैक्टीरिया को हमने N15 आइसोटोप वाले कल्चर में ग्रो कराया, उनके डीएनए में अब कौन सी नाइट्रोजन आ गई है, N15। अब क्या किया, अब उन्होंने उन्हीं बैक्टीरिया को उठा के ऐसे मीडियम में ले गए जहाँ पे अब हमने कौन सी नाइट्रोजन प्रोवाइड की हुई है, N14 आइसोटोप। ठीक है, यानी कि N15 वाले बैक्टीरिया जिनके डीएनए में N15 आइसोटोप है नाइट्रोजन का, उनको उठा के ले आए अब कहाँ पे, N14 पे। अब जब ऐसे बैक्टीरियाज रेप्लिकेट करेंगे अपने डीएनए का जो नंबर है, डीएनए को जब वो रेप्लिकेट करेंगे तो अब उनके पास वो जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगी, उनके अंदर नाइट्रोजन का कौन से वाला आइसोटोप होगा, अब उनके पास होगा N15 आइसोटोप। ठीक है, तो पहले क्या होगा यहाँ पे कि बैक्टीरियाज के डीएनए में था N15 वाले आइसोटोप्स। जब उन्होंने रेप्लिकेट करना होता है, हमें पता है कि वो अपने दोनों जो डबल हेलिक्स के स्ट्रैंड्स होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, अनजिप कर लेते हैं, खोल लेते हैं, और दोनों स्ट्रैंड जो है वो अपनी एक एक कॉपी प्रोड्यूस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होगा कि ये N15 वाले जो N15 वाले डीएनए के स्ट्रैंड्स होंगे, ये अपने आप को क्या करेंगे, अनबाइंड करेंगे, दो डीएनए के अलग अलग स्ट्रैंड्स आ जाएंगे, और अब वो दोनों स्ट्रैंड जो हैं अपनी एक एक कॉपी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब जब उन दोनों ने N15 वाले दोनों स्ट्रैंड ने अपनी एक एक नई कॉपी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, तो वो जो एक नई कॉपी प्रोड्यूस करने के लिए वो न्यूक्लियोटाइड्स इस्तेमाल करेंगे। अब उन न्यूक्लियोटाइड्स में कौन सी नाइट्रोजन है, N14 वाली नाइट्रोजन है अब उनके पास। ठीक है, तो क्या होगा कि जो नए दोनों डीएनए के मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनमें एक स्ट्रैंड तो वही होगा N15 वाला, ठीक है, लेकिन जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो कौन से वाला होगा, नाइट्रोजन 14 वाला। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन 15 वाले डीएनए के मॉलिक्यूल से जो दो नए डीएनए के मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनमें एक स्ट्रैंड में तो N15 नाइट्रोजन का आइसोटोप होगा, लेकिन जो न्यू वाला स्ट्रैंड बनेगा उसमें N14 वाला स्ट्रैंड होगा। यानी कि जो दो डॉटर हमारे पास डीएनए के मॉलिक्यूल्स आएंगे उनमें एक एक N15 वाला यानी कि पेरेंट वाला स्ट्रैंड, और एक एक नया स्ट्रैंड जो है वो कौन सी नाइट्रोजन का, N14 वाला। ठीक है, अब क्या किया, अब फर्दर यही वाले आइसोटोप्स जिनके पास N15 यही वाले डीएनए के मॉलिक्यूल, ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास अब ऐसे डीएनए आ गए हैं जिनका एक स्ट्रैंड N15 और एक स्ट्रैंड N14 वाला है, उनको फिर से ग्रो कराया हमने ऐसे कल्चर में जहाँ पे फिर से प्रोवाइडेड है क्या, नाइट्रोजन 14 वाला आइसोटोप। अब क्या होगा, अब वो जो हमारे पास बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के पास एक N15 और एक N14 वाला आइसोटोप था ना, एक N15 और एक N14 वाला डीएनए के फाइबर्स थे उनके पास। ठीक है, यानी कि उन बैक्टीरिया के पास जो डीएनए था, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुए उनके डीएनए में एक स्ट्रैंड में N15 और एक में N14 है। तो अब उन्होंने क्या किया, वही एक N15 और एक N14 वाले जब अपने आप को अनबाइंड करेंगे, दो स्ट्रैंड बनाएंगे ताकि वो फिर से अपनी एक एक कॉपी बना सकें। तो अब ये जो अनबाइंड करके दो फाइबर आए, एक के पास है N15 और एक के पास है N14, अब ये दोनों जब अपनी अपनी कॉपी प्रिपेयर करेंगे, N15 वाला जब अपनी कॉपी प्रिपेयर करेगा तो उसके लिए जो वो न्यूक्लियोटाइड यूज़ करेगा उनमें कौन सी नाइट्रोजन है, N14। यानी कि ये वाला जो N15 वाला फाइबर है वो जो अपनी डीएनए की कॉपी प्रिपेयर करेगा, जो नया डीएनए का मॉलिक्यूल बनेगा उसमें फिर से एक N15 वाला आइसोटोप और एक N14 वाला आइसोटोप। लेकिन ये जो दूसरा फाइबर था जिसके पास ऑलरेडी N14 वाले आइसोटोप थे नाइट्रोजन के, वो जब अपनी कॉपी प्रिपेयर करेगा वो भी ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स यूज़ करेगा जिनके पास N14 नाइट्रोजन है, तो उसके रिजल्ट में जो डीएनए का मॉलिक्यूल बनेगा उसके दोनों मॉलिक्यूल्स में कौन सा नाइट्रोजन का आइसोटोप होगा, N14, क्योंकि उसके पुराने वाले में भी N14 था और जो न्यू वो बना रहा है वो भी N14 नाइट्रोजन से बना है। ठीक है, तो तीसरी जो हमारे पास जनरेशन आई उसके रिजल्ट में जो हमारे पास डीएनए आया उनमें से एक डीएनए ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन 15 और 14 दोनों हैं, और आधे जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन
14 वाले आइसोटोप्स होंगे। ठीक है, इसको हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्या किया, मीजल्सन एंड स्टाल ने बैक्टीरिया को ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जहाँ पे उसको नाइट्रोजन जो प्रोवाइड की हुई है उसका कौन सा आइसोटोप है, नाइट्रोजन 15, जिसके रिजल्ट में जो न्यू जनरेशन हमारे पास आ रही है बैक्टीरिया की, उन सब के डीएनए में नाइट्रोजन कौन सी होगी, नाइट्रोजन 15 वाला आइसोटोप। ठीक है, फिर उन्हीं बैक्टीरिया को उठा के हमने ऐसे मीडियम में ले गए जहाँ पे अब कौन सी नाइट्रोजन प्रोवाइडेड है, नाइट्रोजन 14। तो उन बैक्टीरिया के डीएनए जब रेप्लिकेट करेंगे तो पुराने वाला जो डीएनए है जिसमें सिर्फ और सिर्फ N15 के नाइट्रोजन के आइसोटोप्स हैं वो अपने आप को अनबाइंड करेंगे, एक एक फाइबर बना देंगे, और वो दोनों फाइबर्स जो हैं जब नया अपनी एक एक कॉपी बनाने लगेंगे तो उसके लिए वो जो नाइट्रोजन यूज़ करेंगे वो होगी N14। इसका मतलब ये है कि अब जो हमारे पास दो डीएनए के मॉलिक्यूल आए हैं उनमें N15 एंड N14 दोनों के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, फिर जब थर्ड जनरेशन प्रोड्यूस कराई वो भी हमने उसको भी नाइट्रोजन 14 ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब जब उनका डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो उनके डीएनए में पहले कौन कौन से नाइट्रोजन 14 एंड 15 दोनों वाले फाइबर्स हैं। अब वो जब अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे तो N15 वाला फाइबर जो है अब वो कौन सा नया फाइबर बना रहा है, N14 वाला, और N14 वाला फाइबर जो है वो कौन सा बना रहा है, N14 वाला। तो अब जब हमारे पास जो डीएनए के दो डॉटर डीएनए आए हैं उनमें से एक डीएनए ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन 14 है और दूसरे वाला डीएनए जिसमें नाइट्रोजन 14 और 15 दोनों हैं। अब एक्सपेरिमेंट तो हो गया, अब इस एक्सपेरिमेंट की करनी है इवैल्यूएशन। ठीक है, यानी कि अब हमने रिजल्ट्स फाइंड करने हैं कि अब हमें क्या पता चला कि उन तीनों मेथड्स में से कौन से वाला मेथड करेक्ट था। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने कराई सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करते हैं कि किसी सेंट्रीफ्यूगल एक ट्यूब होती है, एक मशीन होती है, उसमें हम अपना मटेरियल डाल देते हैं और उसको स्पिन करते हैं। ठीक है, स्पिन करते हैं, मूव कराते हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह से एक वॉशिंग मशीन में हम कपड़े डाल देते हैं धोने के लिए। तो जब हम वॉशिंग मशीन को ऑन करते हैं तो क्या होता है कि उसमें कपड़े जो है वो स्पिन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मूव करना शुरू कर देते हैं सर्कुलर मोशन में। तो बिल्कुल इस तरह से हम एक ट्यूब लेते हैं, उस ट्यूब में अपना मटेरियल डाल देते हैं रिक्वायर्ड, जिसको हमने रिजल्ट्स फाइंड करने हैं। अब इस ट्यूब की हमने करानी है सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि इसको स्पिन कराना है। तो अब क्या होगा कि मटेरियल जो होगा उस ट्यूब में, जो सबसे हैवी वाली चीज़ें होंगी वो बॉटम में बैठ जाएंगी। ठीक है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग चीज़ें सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी लेयर्स की फॉर्म में। हमें पता है कि जो सबसे हैवी चीज़ होती है वो सबसे नीचे बैठ जाती है, फिर जो उससे लाइटर होती है वो उससे ऊपर एक लेयर बना लेती है, और जो सबसे लाइटेस्ट होती है वो सबसे टॉप के ऊपर वो क्या कर लेती है, लेयर बना लेती है, यानी कि हैवी वाली बॉटम में, फिर लाइटर, फिर सबसे लाइटेस्ट। तो अब क्या उसने किया कि जो फर्स्ट जनरेशन थी हमारी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ, जिसको हमने ऐसे मीडियम में ग्रो कराया था जहाँ पे N15 वाले आइसोटोप्स थे, तो जब उनकी सेंट्रीफ्यूगेशन कराई उसने तो वो वाले आइसोटोप्स जो थे वो बॉटम में बैठ गए। ठीक है, मतलब सबसे पहले उसने क्या किया कि वो जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स थे उनको डिज़ोल्व किया सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में। एक सॉल्यूशन बना लिया जिसमें उसने सीजियम क्लोराइड और डीएनए दोनों के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया। ठीक है, सीजियम क्लोराइड और डीएनए का आ गया अब हमारे पास सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया कि जो फर्स्ट जनरेशन थी हमारी, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन 15 वाले आइसोटोप्स थे, नाइट्रोजन 15 वाले डीएनए था, जब उसको उसने स्पिन कराया तो वो क्या किया, सबसे बॉटम में जाके बैठ गए, सबसे हैवी वाली डेंसिटी उन्होंने शो की। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन 15 जो है वो हैवी आइसोटोप्स है ना नाइट्रोजन 14 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो क्या किया उसने, सबसे पहले तो ट्यूब के ऊपर मार्किंग कर ली उसने। ठीक है, ग्रेडियंट उसने बना लिया बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से हम लेबॉर्ट्री में कोई बीकर यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इतना जो है वाटर 20 ml, 40 ml, 60 ml, 80 ml, 100 ml। ठीक है, तो इस तरह से ट्यूब के ऊपर भी उसने ग्रेडिंग कर ली, मार्किंग कर ली
कि इधर पे सबसे बॉटम पे उसने जो है मार्क लगाया कि यहाँ पे N15 वाली डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल होंगे। फिर उसने जो अपर जो सबसे ऊपर जो है उसने निशान लगाया मार्किंग की, ग्रेडिंग की कि यहाँ पे नाइट्रोजन 14 वाले आइसोटोप्स होने चाहिए और नाइट्रोजन 14 और 15 के दरमियान में एक इंटरमीडिएट जो है इसने एक मार्किंग की कि यहाँ पे ऐसे डीएनए के स्ट्रैंड्स होंगे जिनमें नाइट्रोजन 14 और 15 दोनों होंगे। ठीक है, अंडरस्टूड है ये बात। अब उसने क्या किया, जो सबसे पहले वाली जनरेशन थी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन 15 वाले आइसोटोप थे, उनकी जब उसने सेंट्रीफ्यूगेशन कराई तो वो सारे के सारे जाके सेट हो गए कहाँ के, बॉटम में, और उस मार्क के पास, उस ग्रेडिंग के पास जहाँ पे नाइट्रोजन 15 वाली उसने मार्किंग की थी कि यहाँ पे नाइट्रोजन 15 वाले डीएनए के मॉलिक्यूल जो हैं वो कलेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, जो फर्स्ट जनरेशन के थे वो सब के सब जाके सेट हो गए कहाँ पे, नाइट्रोजन 15 वाली मार्किंग पे। ठीक है, यानी कि जिससे हमें ये पता चला कि जो फर्स्ट जनरेशन का डीएनए था उन सब में कौन सा नाइट्रोजन का आइसोटोप था, नाइट्रोजन 15। फिर जो हमने सेकेंड जनरेशन ली थी, सेकेंड जनरेशन में हमने देखा था कि जो हमारे पास डीएनए के मॉलिक्यूल्स आए थे उनमें नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 14 दोनों के आइसोटोप्स प्रेजेंट थे। तो उनको अब कहाँ पे जाके सेपरेट होना चाहिए, उसी वाली मार्किंग के पास जहाँ पे हमने इंटरमीडिएट वाली ग्रेडिंग की थी ना, कि यहाँ पे जो ऐसे डीएनए के स्ट्रैंड्स आएंगे जिनमें नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 14 दोनों के आइसोटोप्स होंगे। तो जो सेकंड जनरेशन थी, जैसे हम दोबारा से इसको देख लेते हैं कि ये जो सेकंड जनरेशन थी उनके पास डीएनए कौन सा था, जिनके पास N15 और N14 दोनों वाले आइसोटोप्स हैं। तो इनको कहाँ पे जाके सेपरेट होना चाहिए, इंटरमीडिएट वाली मार्किंग के पास ना। तो जो सेकंड जनरेशन थी वो भी जाके सेपरेट हुई कहाँ पे, इंटरमीडिएट वाली ग्रेडिंग के पास, जिससे हमें ये पता चला कि इसके पास N14 और N15 दोनों हैं। ठीक है, फिर जब थर्ड जनरेशन थी, थर्ड जनरेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि उसके रिजल्ट में जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स आएंगे उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन 14 होगी और कुछ ऐसे डीएनए के मॉलिक्यूल होंगे जिनके पास नाइट्रोजन 14 और 15 दोनों होंगे, यानी कि वो इंटरमीडिएट होंगे। ठीक है, तो जो थर्ड जनरेशन की जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कराई तो क्या हुआ कि आधे जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स थे वो इंटरमीडिएट वाली मार्किंग के पास कलेक्ट हुए और आधे जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स थे वो नाइट्रोजन 14 के पास। ठीक है, जिससे हमें ये पता चला कि आधे डीएनए के मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन 14 है और आधे में नाइट्रोजन 14 और 15 दोनों हैं, यानी कि वो इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो इससे हमें ये साबित हुआ कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन का मेथड है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन है, वो डिस्पर्सिव नहीं है, वो कंजर्वेटिव नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जितना भी हमने रेप्लिकेशन का मेथड पढ़ा इसमें डीएनए किस तरह से रेप्लिकेट कर रहा है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से हमने सेमी कंजर्वेटिव में पढ़ा था कि जो पेरेंट डीएनए का मॉलिक्यूल होगा उसके स्ट्रैंड्स अनजिप होंगे, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होंगे और दोनों स्ट्रैंड जो है वो एक नई डीएनए की कॉपी बना लेंगे। तो ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड था। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें प्रूव हो गया, जो रिजल्ट्स हमारे पास आए उससे हमें ये प्रूव हो गया कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन ही करेक्ट है। ठीक है, तो ये था मीजल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें अब हम जानते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेट करता है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इन तीनों मेथड में से कौन सा मेथड करेक्ट है, देन यू शुड नो कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो वाला मॉडल करेक्ट है।